नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। नोएडा में दीवार गिरने से 4 की मौत, 3 एक परिवार के थे, 5 जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर दबे लोगों को बाहर निकाला गया। पच्चीस लाख के गहने और 2 लाख कैश लेकर लुटेरी दुल्हन फरार। पीड़ित बोला हेलो हाय के मैसेज ने लूट लिया। बदायूं में रेप पीड़ित आरोपी के कपड़े फॉरेंसिक लैब भेजे गए, डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। जल्द मुकदमा ट्रायल पर लाने की कोशिश। आगरा में चोरी करते युवक को दी तालिबानी सजा, पोल से हाथ बांधकर की गई पिटाई। ऑटो का पहिया खोलते हुए पकड़ा गया था युवक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार सोसाइटी की दीवार गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें तीनों एक ही परिवार के थे। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मी, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये दीवार सोसाइटी को चारों ओर से कवर करती है। इसका एक तरफ का करीब 100 मीटर हिस्सा गिरा है। मौके पर 5 जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कहा, मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से नाले की सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर दिया गया था। मजदूर नाले की सफाई का काम कर रहे थे। ईंट निकालने के दौरान नाले की एक तरफ की दीवार गिर गई। इसमें काम करने वाले 12 मजदूर दब गए। इसमें 2 लोगों को जिला अस्पताल और 2 को कैलाश अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने 4 को मृत घोषित कर दिया। 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठेकेदार अनुज यादव फरार है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो दीवार गिरी है वो नाले से सटी हुई है। बीते 5 दिनों से नाले की सफाई का काम किया जा रहा है, जिसमें 12 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक दीवार भरभराकर गिर गई। नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि ये दीवार जलवायु सहकार आवास समिति ने करीब 25 साल पहले बनाई थी। इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा था। ऐसे में दीवार की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे ये अचानक से भरभराकर गिर गई। मलबा हटाने के लिए मौके पर एक जेसीबी काम कर रही है। मलबे को हटाया जा रहा है। अभी सोसाइटी की ओर से किसी ने नहीं कहा कि उनका कोई परिजन दीवार के मलबे की चपेट में आया है। पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर है। उनका कहना है कि मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जल्दी इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता यह है कि मलबे के नीचे कोई दबा न हो। इसके लिए एम्बुलेंस भी मौके पर है। साथ ही अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बदायूं के पंकज, संजीव, नन्हे, विनोद, दीपक, जोगेंद्र, पप्पू और संभल के ऋषि पाल शामिल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नोएडा प्राधिकरण की सरयो ऋतु महेश्वरी ने बताया कि 4 दीवारी के साथ बनी नाली के अनुरक्षण कार्य के लिए जलवायु विहार सेक्टर 21 RWA की ओर से कहा गया था। 17 अगस्त को एमडी प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन को 92 लाख रुपए का अनुबंधन किया था। इसका अनुरक्षण कार्य शुरू कराया जा रहा था। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने एसीईओ मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है, जिसमें एसीईए प्रवीण मिश्रा और सीएपी इश्तियाक अहमद है। इन तीनों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। इस जांच में थर्ड पार्टी तकनीकी संस्था फोर्टेस इंफ्रोटेक लिमिटेड इनका भी सहयोग करेगी। प्रयागराज में बंटी और बबली फिल्म से मिलती जुलती ठग की कहानी सामने आई है, जिसमें एक महिला और उसके कथित पति ने साजिश के तहत एक व्यक्ति को फंसाया। महिला ने उस व्यक्ति की इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी की और पत्नी का दर्जा हासिल किया। शादी के 39 दिन बाद लुटेली दुल्हन घर से 25 लाख रुपए के गहने और 2 लाख नगद लेकर गायब हो गई। पीड़ित पति ने महिला और उसके कथित पति पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने पीड़िता व्यक्ति से बातचीत की। इस दौरान उस व्यक्ति ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर अपने साथ हुए धोखे का बयान किया। साथ ही कहा कि मैं
चाहता हूं कि ये ठग दुल्हन और उनका गैंग सामने आना चाहिए ताकि और दूसरा उनका शिकार ना हो सके। पीड़िता ने बताया कि मेरी उम्र करीब 47 साल है। मेरी पहली शादी को 18 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 15 और 5 साल के मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा पहली पत्नी से 1.5 साल पहले आपसी सहमति से अलगाव हो गया। इस बीच करीब 5 महीने पहले यानी मई 2022 में दिल्ली शाहदरा थाना जफराबाद की एक महिला रजनी शर्मा ने मेरे मोबाइल पर हाय का मैसेज किया। मैंने पूछा, आप कौन हो? कुछ दिनों तक बात होती रही। करीब 1 महीने बाद यानी जून में शातिर महिला ने बताया कि मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने हामी भर दी। इसके बाद वह हमारे साथ मथुरा, वृंदावन, सालासर, खाटू श्याम सहित दर्जनों जगह पर घूमने गई। हम लोग जुलाई में प्रयागराज आ गए। मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए ऑफर किया। इस पर वो कहती है कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी? तो मैंने कहा, जैसा तुम चाहो। महिला ने बोला कि चलो मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रह लूंगी। मुझे लगा चलो बच्चों को भी माँ का सहारा मिल जाएगा। मैंने भी शादी को लेकर सहमति दे दी। इसके बाद हमने नैनी आर्य समाज मंदिर में 3 अगस्त को शादी कर ली। हम लोग जलवा के मकान में रहने लगे। इस बीच इस महिला ने मकान देने की जिद की। कहा कि मेरा एक 20 साल का बेटा है, उसके रहने के लिए मुझे एक मकान चाहिए। तब मैंने पूछा कि आपने पहले बेटे के बारे में नहीं बताया था। खैर, मैंने उस बात को अवॉइड किया। उसने बेटे की पढ़ाई का बहाना करके करीब 8 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। 12 अगस्त को मेरे मोबाइल नंबर पर एक कॉल आता है। उधर से एक शख्स बोलता है कि मैं रजनी का पति बोल रहा हूं। मैंने पूछा, रजनी ने कहा था कि उसका उस दुनिया में कोई नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं उसका पति पवन हूं। हमने तुम्हारी रजनी के साथ अश्लील वीडियो क्लिप बना ली है, इसे हम सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, नहीं तो मुझे जरूरत के रुपये दे दो। जब मैंने इस संबंध में रजनी से बात की तो उसने बताया कि जैसा कर रहा है वैसा कर दो, जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसके बाद उसके कथित पति पवन से बीच बीच में बातें होती रही। 8 सितंबर को उसने फोन कर कहा कि मुझे 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, मुझे चाहिए। मैंने उनके हाथ पैर जोड़ने पर वह नहीं माना। उसने धमकी दी कि पैसा का इंतजाम करो नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। फिर 10 सितंबर को एक बार फिर उसका फोन आया। उसने पैसे की डिमांड की। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी उसे धमका दिया। 12 सितंबर की शाम को फिर उसके कथित पति पवन ने फोन कर रुपयों की डिमांड की। मैंने फिर भी पैसों का इधर इंतजाम करने की कोशिश की। रात करीब 10 बजे मैं घर आया तो देखा घर का सामान बिखरा हुआ है, बच्चे घर में सो रहे थे, रजनी घर में नहीं है। मैंने देखा घर में रखा करीब 2 लाख रुपए नकदी और करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब थी। मैंने रजनी को फोन लगाया पर उसका फोन नहीं उठा। मैंने सुबह एक बार फिर से फोन लगाया तो रजनी ने हेलो बोला। इसके बाद उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। इस बीच पति पवन ने फोन ले लिया, कहा कि रुपयों का इंतजाम करो नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा। तब मुझे लगा कि मैं जालसाजी का शिकार हो गया हूं। इसके बाद मैंने दुमनगंज थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की। वहीं दुमनगंज पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। दुमनगंज थानाध्यक्ष राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बदायूं में शुक्रवार रात एक दलित लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र यादव को महज 12 घंटे के अंदर पकड़कर जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस अब आरोपी को सजा दिलाने की तैयारी में है। मामले में पुलिस आरोपी और पीड़िता के कपड़े फॉरेंसिक लैब मुरादाबाद भेज दिए हैं। आरोपी का डीएनए सैंपल भी पुलिस ने प्रिजर्व करके भेज दिया है। 3 दिन पहले फैजगंज बेहटा के एक गांव में रहने वाली नाबालिग खेत में काम कर रही थी। परिजनों के मुताबिक भाई से 20 रुपये लेकर वह पकौड़ी खाने के लिए बात कहकर चली गई थी, मगर रास्ते में मिठाई की दुकान पर आरोपी बैठा था। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि इस बीच लड़की वहां से गुजरी थी। लड़की को घर छोड़ने के बहाने स्टेशन के पीछे प्लॉट में ले गया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वहां लड़की को मिठाई दी और कुछ देर रुकने के लिए कहा था। इसके बाद वहां से चला गया और कुछ देर बाद फिर लौट कर आया। इसके बाद उसने नाबालिग से साथ रेप किया। नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना था कि वह घर पर शिकायत करने की बात कह रही थी, इसलिए उसने लड़की के मुंह में मिट्टी भरकर उसे दबा दिया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई तो चेहरे पर भी मिट्टी पोत दी। दोनों के कपड़े समेत आरोपी का डीएनए सैंपल और पीड़िता की स्लाइड आदि एफएसएल को भेज दी गई है। पुलिस की टीम उसे लेकर सोमवार को रवाना हो गई। एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि टीम सैंपल लेकर चली गई है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसे
विवेचना में शामिल करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना को अंजाम देकर मैं घर पहुंचा और वहां अपने कपड़े धो लिए। इसके बाद तौलिया बांधकर आसपास के क्षेत्र में नशे में धुत घूमता रहा। इलाके में चल रही गतिविधियों को देखता रहा। रात ज्यादा होने पर मैं घर जाकर सो गया। हालांकि पुलिस ने वो कपड़े भी कस्टडी में ले लिए हैं, जबकि पीड़िता के कपड़े भी सुरक्षित किए गए हैं। पुलिस ने शनिवार को 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया था। रिपोर्ट में गले की सांस की नली में मिट्टी मिली है। गले में और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। अनुमान है कि मरने से पहले किशोरी ने संघर्ष किया था, मगर वह खुद को बचा नहीं सकी। अब पुलिस ने रेप के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज की है। वही उसका वजलाइन स्वाब सुरक्षित रखा गया है। किशोरी ने शव को शनिवार देर रात दफना दिया गया था। शनिवार को गांव के लोगों को आसफपुर रेलवे स्टेशन के पीछे एक लड़की की लाश दिखी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। चेहरा भी पूरा मिट्टी से सना हुआ था। कुछ ग्रामीणों ने सबकी शिनाख्त कर ली। उन्होंने परिवार के बारे में बताया। वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस को डर था कि कहीं कोई बवाल शुरू ना हो जाए, लेकिन आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया है। आगरा में चोरी के आरोप में युवक के साथ बर्बरता की गई। ग्रामीणों ने युवक के दोनों हाथ पोल से बांध दिए। इसके बाद उसकी पिटाई की। किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मलपुरा के धनोली गांव निवासी निरुपत सिंह की जगनेर रोड पर सब्जी की दुकान है। निरुपत का बेटा आकाश ऑटो चलाता है। रात को वो अपने ऑटो दुकान के बाहर खड़ा करके चला गया। बताया गया है कि मंगलवार सुबह करीब 5 बजे खटपट की आवाज हुई। आवाज सुनकर निरुपत की नींद खुल गई। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक युवक ऑटो का पहिया खोल रहा था। उन्होंने शोर मचा दिया। शोर सुनकर युवक भागने लगा। आसपास के लोगों ने भागकर युवक को पकड़ लिया। लोगों ने युवक को पकड़ लिया। वहीं पर दुकान के बाहर टीन शेड के पोल से युवक को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद युवक की पिटाई लगाई की गई। युवक बचने के लिए गुहार लगाता रहा। बताया गया कि सुबह के समय वहां से पुलिस की गाड़ी निकल रही थी। ग्रामीणों ने पुलिस को रोक लिया। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए थानाध्यक्ष मलपुरा को फोन किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। पंजाब के पठानकोट के धारियाल में 2 साल पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा सहित 3 लोगों की हत्या हुई थी। हत्या और लूटपाट की वारदात में शामिल छिमार गिरोह के बदमाश और उसके साथी को पुलिस ने देर रात हुई मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। पुलिस की गोली पैर में लगने से दोनों घायल हो गए थे। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। 19 अगस्त 2020 की रात को पठानकोट जिले के थारियाल गांव में छईमार गिरोह ने सुरेश रैना के फूफा ठेकेदार अशोक कुमार के घर में डकैती डाली थी। इस दौरान बदमाशों ने अशोक कुमार की हत्या कर दी थी। अशोक के बेटे कौशल ने घायल अवस्था में 31 अगस्त को दम तोड़ दिया था। एक और की भी मौत हुई थी, जबकि रैना की बुआ और अशोक की पत्नी आशा रानी गंभीर रूप से घायल हुई थी। घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब ने मामले की जांच के लिए एलजीपी बॉर्डर रेंज अमृतसर के नेतृत्व में सीट का गठन किया था। इस मामले में सीट ने 15 सितंबर 2020 को 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया था। रैना के फूफा की हत्या के मामले में कई बदमाश वर्षों से वांछित चल रहे थे। एसएसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि किडवई नगर क्षेत्र में कुछ बदमाश किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को देर रात बताए स्थान पर पुलिस और एसओजी ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान किडवाई नगर में गच्चियोर के ऑफिस के पास पुलिस चौकी के पीछे 2 संदिग्धों को पुलिस ने रुकने को कहा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इसके बाद बचाव में चलाई गई पुलिस की गोली पैर में लगी। दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में ले जाया गया। उनके कब्जे से 2 तमंचे और 5 कारतूस, 3 खोखा और एक बाइक बरामद हुई। एसएसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि दोनों बदमाशों की पहचान काका उर्फे गोलू उर्फे सहजान निवासी जुग्गी झोपड़पट्टी गांव गलापड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर और तालिब उर्फे फैजान उर्फे असीम निवासी पिप्पलसाना जनपद मुरादाबाद हाल निवासी बस स्टैंड के पास जुग्गी झोपड़पट्टी पिलानी राजस्थान के रूप में हुई है। पूछताछ में काका उर्फे गोलू उर्फे शहनाज ने 2020 में पठानकोट में रैना के फूफा की हत्या और उनके घर में डाली गई डकैती की घटना में शामिल होने की बात कही। बदमाश
तभी से फरार चल रहे थे। इसके अलावा भी वह लूट, डकैती और हत्या के अन्य मुकदमों में वांछित चल रहे थे। दबोच आ गया दूसरा बदमाश काका का साथी बताया जा रहा है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार में संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अभिनेता ने बुढ़ाना में अपने छोटे भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी की रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इससे पहले उनके 2 भाइयों असलमुद्दीन और जयाउद्दीन ने मीडिया के सामने आकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाए, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने की मांग की। अलसमुद्दीन ने पुलिस में फैजुद्दीन सिद्दीकी की शिकायत की है। नवाजुद्दीन पर पिता को झूठ कहने का आरोप भी सरेआम लगाया। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रह रहे छोटे भाई फैजुद्दीन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मुंबई में रह रहे छोटे भाई फैजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि उनका कहना है कि सभी आरोप निराधार है। असलमुद्दीन के देहरादून में मकान दे रखा है, जबकि दूसरे भाई अयाजुद्दीन को भी कस्बा बुढ़ाने में ही मकान दिया है। उनके हिस्से में जो दुकान आती है उसका किराया उन्हें मिल रहा है। यह सब पिता की वसीयत में भी लिखा है। अलसमुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अपना हिस्सा दिलाने की मांग की है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अलसमुद्दीन और अयाजुद्दीन ने कहा कि वे 7 भाई और एक बहन है, जबकि एक बहन की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पुश्तैनी संपत्ति में मौखिक या लिखित कोई बंटवारा नहीं हो पाया है। कस्बा बुढ़ाना के कांदला रोड पर संपत्ति पर निचले तल पर किराए के लिए दुकान बनी है, जबकि ऊपरी तल खुला और खाली पड़ा था। अलसमुद्दीन ने आरोप लगाया कि उसमें उनके भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी ने बिना किसी सहमति के रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसका उद्घाटन बड़े भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था। कहा कि
पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार होने के कारण उन्हें इस पर आपत्ति है। उनके भाई पैतृक संपत्ति में अमानत में खयानत करते हुए उसे हड़पना चाहते हैं। अलसमुद्दीन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत पत्र देकर उद्घाटन पर रोक लगाने की मांग की है। अलसमुद्दीन ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक और वह अपने आप को महान आत्मा बताते हैं, कहते हैं कि वह गांव से उठकर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे। उन्होंने सवाल दागा कि क्या कोई बता सकता है कि बुढ़ाना कस्बा कोई गांव है क्या। आरोप लगाया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लोगों से सिंपैथी लेने के लिए उन्हें गुमराह किया है। वह चुप रहे, लेकिन जब लोगों ने उन्हें कहा कि वो लोग गरीब परिवार से है तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ। अलमसुद्दीन ने कहा कि वह सभी भाई बहन को अच्छी तरह से पढ़े। उनके पिता ने उन्हें सभी को अच्छी तरह पढ़ाया। पिता की मृत्यु के बाद 8-10 साल का किराया नहीं दिया गया, घर पर कब्जा कर लिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुंबई में महल नुमा मकान बना लिया, अलग नहीं हुए तो उनका उस पर भी हक बनता है। अलमसुद्दीन ने कहा कि एक भाई के बच्चे दुबई में पढ़ते हैं और उनके बच्चे सामान्य स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी झूठी बयानबाजी करते हैं, लेकिन मीडिया चुप रह जाती है। सीओ बुढ़ाना क्षेत्र विनय गौतम का कहना है कि शिकायत मिली है, लेकिन यह मामला सिविल विवाद में संबंधित है। उनसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के छोटे भाई अलमसुद्दीन ने मिलकर विवाद सुलझाने की बात कही थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि उक्त विवाद का निपटारा सिविल कोर्ट से ही होगा। पीलीभीत में गांव के दबंगों से परेशान दलित परिवार ने पलायन कर जाने की बात लिखते हुए घर के बाहर पोस्टर लगाया है। मामले की जानकारी होते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। गजरोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सराय सुंदरपुर गांव के रहने वाले सुंदीप कुमार ने बताया कि गांव के ही रहने वाले हरि सिंह जितेंद्र भरत सिंह पक्ष से उसका रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। 13 सितंबर को उनके पिता अनोखे लाल फेरी करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दबंगों को रास्ते में रोककर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। कार्रवाई न होने से नाराजगी भी जताई। दबंगों ने जाति सूचक शब्द भी कहे। पूरे मामले में पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो सोमवार देर रात संजीव ने अपने घर के बाहर पलायन कर जाने की बात कहते हुए पोस्टर चस्पा कर दिया। दलित परिवार के पलायन करने की बात कहते हुए पोस्टर चश्मा करने का मामला जैसे ही पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया तो स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर जा पहुंची। अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। दोनों पक्षों के बीच रास्ते का विवाद निपट जाने के बाद पुलिस वापस लौट गई। एक पक्ष ने कोर्ट में की अपील है। गजरोला थाना अध्यक्ष आशुतोष रघुवंश ने बताया कि रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। पहले भी दोनों पक्षों के बीच में आपसी समझौता हो चुका है। इसी बीच एक पक्ष ने कोर्ट में वाद दायरा कर दिया, जिस पर दूसरे पक्ष ने नाराज होकर पलायन करने की बात कही थी। फिलहाल दलित परिवार और दूसरे परिवार के बीच समझौता हो गया है। यह कोई पहली बार नहीं है कि जिले में दलित परिवार द्वारा पलायन का पोस्टर लगाया गया। इससे पहले भी पुलिस ने कार्रवाई न किए जाने से परेशान दलित परिवार ने बिसलपुर इलाके में पलायन किए जाने की बात कहते हुए घर के बाहर पोस्टर लगाया था और परिवार पलायन भी कर गया था। विस्तार से और खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।